सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिला पुलिस की विशेष टीम ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मनियारी थाना क्षेत्र के महादलित टोला में एक दलित महिला की बर्बरता से पिटाई की गई। और जिले में पहुंचे कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने विकास मित्रों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले और कई कांडों में वांछित 3 अपराधी को पुलिस ने छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से काला रंग का मैगजीन लगा देसी पिस्टल, एक अन्य मैगजीन, एक देसी कट्टा, कारतूस सहित 30,000 नगद बरामद किया है। पूरे मामले को लेकर रविवार को काटी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि काटी थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि आर्म्स एक्ट और कई कांडों में फरार चल रहे मोहम्मद इरशाद दामोदरपुर में छिपा हुआ है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए काटी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बनी टीम ने दामोदरपुर में छापेमारी की। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, जिसे खदेड़कर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो गिरोह के अन्य सदस्य के नाम और पता बताए। इरशाद की निशानदेही पर दामोदरपुर से ही सोनू रहमानी और मोहम्मद नौशाद आलम को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान घर से एक काला रंग का मैगजीन लगा देसी पिस्टल, एक अन्य मैगजीन, एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और 30,000 रुपए बरामद किए गए। हालांकि गिरोह का एक अपराधी भागने में सफल हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल दिनांक 13/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत काटी थाना में जो हमारी ओर हम सबकी ओर से जो विशेष छापेमारी रोज वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए की जाती है, उसी दौरान 13 तारीख की रात को भी जो छापेमारी की जा रही थी, उसमें वांछित अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। और जिस दौरान छापेमारी की गई काटी थाने की टीम के द्वारा, उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद इरशाद है। ये अभियुक्त काटी थाने में कई कांडों में वांछित थे। इसके अलावा ये अभियुक्त जो है पहले भी बहुत सारे कांडों में काटी थाना से जेल जा चुके हैं। इनको पकड़ने के बाद जब SHO के द्वारा बनाई गई जो विशेष टीम थी, उसके द्वारा जो पूछताछ की गई, उसके निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पहले भी लूटपाट और हत्या की घटना और हथियार खरीद बिक्री का काम किया जाता है। और इनकी निशानदेही पे फिर अन्य जगहों पे भी छापेमारी की गई काटी थाना के द्वारा। उस छापेमारी में 2 लोग और गिरफ्तार हुए, जिसमें एक है मोनू रहमानी और दूसरे हैं नौशाद आलम। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों को जब अलग अलग इनके घरों से और अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब उन जगहों की तलाशी ली गई तो वहां पे से हमारी टीम को एक पिस्टल, कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 30,000 रुपया कैश बरामद हुआ, जो कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो हथियार खरीद बिक्री ये लोग करते थे, उसमें ये कैश यूज किया जाता था। और छापेमारी के दौरान ही एक मुख्य अभियुक्त भागने में फरार रहे, जिनके ऊपर भी पहले भी काटी थाने में बहुत सारे कांड दर्ज हैं। इस प्रकार काटी थाने के द्वारा जो ये विशेष टीम बनाई गई, जिसमें कि खुद SHO महोदय थे यहाँ के, उनके साथ एडिशनल SHO ललन जी थे, तनुजा, रजनीकांत, मोहम्मद मुस्तकीम और समस्त काटी का जो थाना का कार्यबल था, इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी उपलब्धि की। और इसमें अभी जो भागने में एक अभियुक्त सफल रहे, उनको पकड़ने की हमारी कोशिश जारी है। अन्य जिले में भी कई सारे आपराधिक इतिहास वगैरह अभी तक हमने जो इनका आपराधिक इतिहास खंगाला, उसमें अन्य जिला का तो नहीं आया है, पर जो इनका नेचर ऑफ क्राइम है, उसमें हत्या भी है, लूट है, रंगदारी का भी घटना है। तो इस तरह से ये लोग के ऊपर कई घटनाएं हैं। और इनके पास आज चोरी का सामान भी इनके पास से बहुत सारा बरामद हुआ है, पहले भी हुआ है। और ये लोग जो ये सारे जो लोग पकड़ाए हैं और जो भागने में सफल रहा है, ये सब दामोदरपुर एरिया, कलवारी, ये सब जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे छिनतई, लूटपाट, ये सब की घटना को अंजाम देते हैं। और हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रहे हैं कि इनके ऊपर अगर और भी कोई कांड है तो उसमें भी हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे।
अभी जो ये पकड़ाए, इन्होंने बताया कि ये लोग रेगुलर जो है ये सब घटना में इन्वॉल्व रहते हैं। ये लोग अपराध का, ये लोग हथियार खरीदते बेचते हैं, इसके अलावा लूटपाट भी कर लेते हैं। तो उसी दौरान इनके द्वारा जो बताया गया, इरशाद के द्वारा जो बताया गया, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने मोनू रहमानी, सोनू रहमानी जो दो भाई है, उनके घर पे रेड करवाया और नौशाद के घर पे भी रेड करवाया। वहां से फिर हमें ये सामान और ये अभियुक्त मिले और ये लोग के ऊपर पहले भी इस थाने में भी काफी केसेस दर्ज है। कितने अपराधी हैं और अब नाम भी आए? अभी तक हमें एक और अपराधी है जिनको हमें पकड़ना है और उसके अलावा ये अभी और पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोग और भी होंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसमें और इनके हथियार वाले रैकेट में और कौन लोग हैं, उस पर भी उन्हें कार्रवाई। गिरोह का इस तरह का गिरोह ये लोग मिलके गिरोही हैं जो कि कई जगह आप दामोदरपुर से लेकर इस पूरे क्षेत्र में ये लोग मिलके काम करते हैं, जिसमें ये लोग डराने धमकाने, हथियार के बल पे डराना धमकाने का भी काम करते हैं। तो ये गिरोही हैं और इसके अलावा इस गिरोह में अगर और लोग भी होंगे, हम लोग पता कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग। मनियारी थाना क्षेत्र के महादलित टोला में एक दलित महिला की बर्बरता से पिटाई कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कुटनी प्रखंड के महंत मनियारी गांव के मुशहर टोला में एक दलित महिला को न सिर्फ बेरहमी से नंगा करके पीटने का आरोप लगाया गया, बल्कि महिला के पति को चाकू से घायल करने के बाद चेहरे पर पेशाब करने का आरोप भी लगाया गया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित संजीत मांझी ने आरोप लगाया है कि महादलित टोले में पड़ोसी के बेटी की शादी में बारात आनी थी। बाराती को आने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए पानी जमे सड़क पर सभी टोला वासियों ने आपसी सहयोग से मिट्टी डालकर चलने लायक बनाया था। इसी विवाद को लेकर गांव के ही विकास मिश्र एवं पिता उमाशंकर मिश्र और कुछ युवकों के साथ पहुंचे और ब्रह्म स्थान पर उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट कर चाकू से सिर पर हमला कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे मेरी पत्नी भी अर्धनग्न कर मारपीट किया गया। संजीत का आरोप है कि इस मारपीट की घटना के बाद दबंगों द्वारा उसके मुंह में पेशाब भी कर दिया गया। संजीत के शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख सभी दबंग भाग निकले। इस मामले में संजीत ने मनियारी थाने में गांव के ही उमाशंकर मिश्र और विकास मिश्र, जो दोनों आपस में पिता और पुत्र हैं, को नामजद करते हुए 3 अज्ञात हमलावरों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर मनियारी थाना प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभियुक्तों पर लगे सभी आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। सदियों से रास्ता है, माने यहाँ से बड़ा स्थान से पूरा बस्ती में जाता है, जिस बस्ती माझी टोला का है। आज 200 बरस से ये बस्ती है। हमको भी 40 बरस हो गया, 40 बरस हो गया, हम भी इसी रास्ते से जाते हैं। और ये ऐसा माने रास्ता बन जाता है, कितना लोग गड्ढा हो गया था, कितना लोग गिर भी गया था। तो 10 तारीख के अर्जुन माझी का पोती का शादी था, देवेंद्र माझी का बेटी का बारात आने वाला था। तो गांव के लोगों ने विचार किया, विचार कर क्या किया, मिट्टी मंगवाया, छाई मंगाया, छाई मंगा के और ये इस पर डाल दिया, यही है, डाल दिया और भर दिया। और भरने के बाद 11 तारीख के हम काम करने जा रहे थे, तो इसी चबूतरा है भगत सिंह द्वार पर बैठे हुए थे। विकास मिश्र और उमाशंकर मिश्र और 3 गो अपरिचित अपराधी था, उसको हम नहीं जानते हैं। और इस जगह हमको कहा कि यही है माधव मुसहर, तुम्हारा इतना औकात हो गया है कि तुम हमारे जमीन में मिट्टी डाल दिया है। और हमको माने चाकू से वार किया, जिस पर बाएं भौं पर लग गया, हम गिर पड़े। तो गिरने के बाद दोनों पकड़ लिया और पटक दिया, गिरने हम गिर पड़े और हमारे मुंह पर पेशाब कर दिया। बगल में थोड़ा शोर हुआ तो पत्नी पहुंची, उनको भी साथ बेसुल्की किया, गाली गलौज किया और भद्दी गाली दी, उनको भी अर्धनग्न कर दिया। और बाद में जो अब हल्ला हुआ, ग्रामीण जुटने लगा तो वो लोग भाग गया। यही है। क्या प्रशासन का आप लोग अवगत कराए? प्रशासन कल है, प्रशासन का आवेदन दिया गया है, प्रशासन कल जांच में आया है, मगर अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। कार्रवाई तक नहीं हुआ है। मनियारी थाना के अंतर्गत सिलौत एक गांव है, जहां पे महादलित समुदाय के मुसहर जाति के लोग द्वारा एक मिश्रा जाति के लोगों के विरुद्ध जो है आवेदन दर्ज कराया गया था और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन थाना पे दी गई थी। उनके द्वारा
प्राप्त आवेदन के आलोक में हम लोग जांच के क्रम में जब स्थानीय स्तर पर पहुंचे तो वहाँ पता चला कि दोनों पक्षों के बीच में रास्ते के विवाद को लेकर के बहुत दिनों से विवाद चले जा रही थी और विगत 10 तारीख के शादी का समारोह का आयोजन किया गया था, जिससे कि रास्ता को चलने को लेकर उनको दोनों के बीच में रुकावट आ रही थी। तो उसी का विरोध को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत के क्रम में विवाद बढ़ा और विवाद जो है विवाद का झगड़ा का रूप ले लिया। शुरुआती जांच के क्रम में जो है ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और आवेदन में बहुत सारी बातें कही गई है। निर्वस्त्र कर पीटने का और उसके पति को ऐसी शुरुआती जांच में ऐसी कोई बातें नहीं आई है। स्थानीय स्तर से जब गवाहों द्वारा पूछा गया तो उनके द्वारा कोई भी ऐसी बातें की पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल जांच चल रही है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मनियारी थाना द्वारा 165/24 कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ऐतिहासिक साहू पोखर महादेव मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति चोरी का प्रयास। ऐतिहासिक साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर से भगवान सूर्य की मूर्ति की चोरी का प्रयास किया गया। सुबह भगवान सूर्य की प्राचीन मूर्ति स्थापित जगह पर नहीं थी। यह सूचना फैली कि महादेव मंदिर में मूर्ति गायब हो गई है। इसके बाद मंदिर के सेवक पुलिस में शिकायत करने से पहले मंदिर में जाकर पता लगाएं। पुजारी ने बताया कि मूर्ति बाहर रखी है। हम लोग बाहर रख दिए हैं। कारण पूछने पर कहा गया कि लोग जल चढ़ाते हैं तो उसमें पैर लगता था, इसलिए मूर्ति को बाहर रख दिया गया। मंदिर के सेवक रामेंद्र साहू, सुजय साहू, रौनक साहू, भारत साहू ने सवाल उठाया कि प्राचीन मूर्ति को अचानक बाहर रखने का क्या मतलब। मूर्ति चोरी की मंशा से बाहर रखने की आशंका जताई है। साहू परिवार के सेवक ने मंदिर की देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वही मूर्ति को रविवार को पूर्व जगह पर स्थापित कर दिया गया है। यहाँ जैसे मूर्ति यहाँ स्थापित जब से ये मंदिर है तब से स्थापित है ये मूर्ति। इस मूर्ति को यहाँ से गायब हम लोगों को कल पता चला, कुछ लोग कहें कि वहाँ मूर्ति गायब है। आए तो देखे कि मूर्ति है नहीं, खोजबीन किया गया तो आज पुजारी जी से पूछा गया तो वो कहें कि मूर्ति है सो बाहर में रखा गया। हम लोग खोजबीन किए तो देखे यहाँ पेड़ से बंधा हुआ था मूर्ति। हाँ, और हाँ ये लगभग 400 वर्ष पुराना है ये मूर्ति। मिल गई। हाँ, मूर्ति मिल गई और हाँ आज सुबह में स्थापित किया गया है। उसके अलावा है सो यहाँ पेड़ पौधा लगा हुआ था, रुद्राक्ष का पेड़ था वो काट दिया गया, उसका पीपल का पेड़ था वो काट दिया गया है। सब पेड़ सब सूख रहा है वो काटने के बाद, और यहाँ पेड़ सब जितना काट दिया तो सब सूख गया पेड़। आज से पुराना रुद्राक्ष है का पेड़ था वो सब पूरा एकदम जड़ से काट दिया गया। अम्बेडकर विचार मंच द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था का उद्घाटन मंत्री जनक राम ने किया। अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा बोचहा में रविवार को रात्रि पाठशाला का आरंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री जनक राम ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौके पर उपस्थित रहे। बोचहा विधायक अमर पासवान ने कहा कि अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा यह एक अच्छी पहल की गई है, जिसका लाभ सभी जाति धर्म के बच्चों को मिलेगा। यह वर्ग सप्तम से लेकर वर्ग 10वीं तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। अगर सभी लोग मिलकर ध्यान देंगे तो हमारा समाज शिक्षित बनेगा। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो हम उन्हें जो बताना और आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी ओर से जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। अम्बेडकर बताइए आए हैं कोचिंग संस्थान का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा मुजफ्फरपुर वासियों? भाई आज से 15-20 साल पहले सामुदायिक भवन में यहाँ पर बनवाए थे इसी काम के लिए। आज उसका यहाँ के स्थानीय साथियों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने यहाँ कोचिंग सेंटर खोलने का काम किया है। हमारा पूरा सहयोग पहले भी था, आज भी है। जो इन लोगों को जरूरत पड़ेगी, जो हमसे होने वाला है। संस्थान का उद्घाटन हुआ है, रात्रि पाठशाला का। जी रात्रि पाठशाला का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे बिहार सरकार के माननीय मंत्री जनक राम जी उपस्थित थे और तमाम हमारे क्षेत्र के और यहाँ पे तमाम हमारे विधायकगण पूर्व विधायकगण यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे एक मंच साझा करने का मौका मिला। और यहाँ कोई राजनीतिक विशेषज्ञ हम लोगों ने बात नहीं करके हुए, हमने समाज के प्रति जो एक जागरूकता लाने की चीज़ है और अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा जो यहाँ पे एक अच्छी पहल शुरुआत की गई है
कोचिंग चलाने की 7th से लेकर 10th तक के बच्चों की। तो मैं बहुत बहुत इससे आभार करता हूं हमारे नरेश राम जी का, जो कि इन्होंने एक ऐसा आयोजन किया है और यहाँ के तमाम बच्चे यहाँ पे आके इस चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। हमारे समाज के कई बच्चे जो हैं वो आज भी शिक्षा की ओर नहीं अपना पहल कर पाए हैं। तो मैं चाहूँगा इन लोग के माध्यम से और हमारे समाज में जो भी जागरूक लोग हैं, ऐसे कार्यक्रमता अभी देख रहे हैं कि अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा रमाशंकर जी ने इसको संचालित कर रहे हैं। गरीब कमज़ोर बच्चे के शिक्षा जो देना है, यहाँ से फ्री शिक्षा एक बहुत बड़ी एक सोच है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये सोच रहा है। आज कमज़ोर वर्ग के बच्चों को फ्री में शिक्षा दे करके उनको उज्जवल भविष्य बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उसी अवसर पे कई यहाँ माननीय भी मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। समाज को प्रेरित किया जा रहा है कि अपने अपने समाज के जो गरीब कमज़ोर बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजे। बच्चे को मेरे तरफ से जो योगदान होता है वो तो पहले से ही है कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पीपल और नीम का वृक्ष है। बाकी राम नरेश जी ने इस मृत पड़ा हुआ संस्थान को जो पुनर्जीवित करने का कार्य किया है वो मेरे अच्छे मित्र हैं। आज मैं दिल्ली जा रहा था, मेरा टिकट कन्फर्म था। मैं इस कार्यक्रम की वजह से उनके कहने से रुका कि पिछड़े दलित समाज के बच्चों, खास करके दलित समाज के बच्चों के शिक्षा के उत्थान के दिशा में यह एक प्रयास है, एक मजबूत प्रयास है। इसमें जो भी एक वो भी आई थी और उन्होंने भी अपना आश्वासन दिया है। लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार मंडल जी भी उपस्थित रहे हैं। इस पाठशाला में सभी तबके के बच्चे पढ़ेंगे या सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे? नहीं, सभी तबके के बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं है। जो भी लोग सक्षम नहीं है, चूँकि अभी पढ़ाई इतनी महंगा कर दिया गया है हमारे समाज के बीच में कि हमारे बच्चे जो है कि ऐसे ही छट जा रहे हैं। तो बच्चे पैसे आने वाले सावन को लेकर साहू पोखर पर भोले बाबा की नई एल्बम की शूट की गई। भोलेनाथ को समर्पित महीना सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। सावन के इस पावन महीने में भोजपुरी गायक भी भोलेनाथ को समर्पित गीत की तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले भोजपुरी के मशहूर सिंगर मुकेश सराफ ने सावन के पवित्र महीने की शुरुआत कर अपना नया भक्तिमय गाना बम बम बोल बम की रिलीज की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी शूटिंग साहू पोखर मंदिर में रविवार को शूट किया गया। यह गाना बोल बम श्रद्धालुओं के बीच सावन के इस पावन महीने में रिलीज किया जाना है। मुकेश सराफ का यह गाना उनके अपने चैनल से रिलीज होगा। गाने के बोल और संगीत में शिव भक्ति की गहराई और ऊर्जा का खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। मुकेश ने अपनी सुरीली आवाज के साथ शिव भक्तों की आस्था और उत्साह को बड़े ही भावपूर्ण तरीके से फिल्माया जा रहा है। गाने का वीडियो भी बहुत आकर्षक है, जिसमें सावन के महीने में शिव भक्तों की यात्रा और भक्ति की झलक दिखाई देगी। जी, इस बार सावन के मौके पर हम हर हर बम बम नाम से एक एल्बम लोगों के सामने ला रहे हैं, जो कि डीजे वर्जन होगा। हमारी इच्छा थी कि हमारे गाने पर कांवरिया लोग सावन के मौके पर खूब नाचे गाएं। इस मकसद को लेकर हमने डीजे वर्जन बनाया है। कितने गाने हैं इस बार सावन के मौके पर? हम कुल मिलाकर 3 गाने लॉन्च कर रहे हैं। कितने वर्षों से मतलब इस प्रोफेशन में है, ज्वेलरी का व्यवसाय जी करते हुए नाच गाना? जी, ये हमारा शौक़ है बचपन से ही। लगभग 2006-07 के आसपास से हमें गाने के प्रति बहुत ही शौक़ रहा है और आगे चलकर ये शौक़ थोड़ा सा जुनून में बदल गया और तब जाकर मैंने बीबीगंज स्थित कालिका मूवीज स्टूडियो से संपर्क किया और लगातार हम संपर्क में हैं। अच्छे गाने लॉन्च कर रहे हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार सराफ हुआ। मैं मुजफ्फरपुर के फतेहपुर गांव से बिलोंग करता हूं। शुभंकरपुर पंचायत में पड़ता है और मेरा जो चैनल है उसका नाम है मुकेश सराफ ऑफिशियल।
पब्लिक से चाहते हैं कि मुकेश सराफ ऑफिशियल पर जाएं और अच्छे अच्छे साफ सुथरे गाने सुने और हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र निवासी रवि कुमार ने हत्या की धमकी को लेकर सिकंदरपुर थाना में आवेदन सौंपा। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र वार्ड 14 के रवि कुमार ने सिकंदरपुर थाना में अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आवेदन सौंपा है। आवेदन में उन्होंने बताया कि मुकेश झा पिता प्रभाकर झा के द्वारा शनिवार रात्रि करीब 11 बजे गोली मारने की धमकी दी गई थी। साक्ष्य के रूप में ऑडियो रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। पूर्व में भी मुकेश झा के द्वारा रवि कुमार के साथ मारपीट और गोली मारने की धमकी दी जा चुकी है, जिसका लिखित आवेदन रवि कुमार ने सिकंदरपुर थाना को दिया गया था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। कल रात को करीब 11 बजे के आसपास शराब के नशे में आया और धमकी देने लगा कि गोली मार देंगे। घर में हम तो थे नहीं, बच्चा लोग था, सबको हमको फोन किया तो हम सुबह में आए हैं, तो फिर थाना को लिखित आवेदन भी दिए हैं इस मामले में। सिटी एसपी सर को भी इसकी सूचना दे दी। काहे के लिए गोली मारने का? पूर्व में भी वो हम पे जानलेवा हमला किए हुए हैं। पिछले साल 2020 फरवरी 2023 को इसमें नगर थाना कांड संख्या 136-23 अंकित है। उसमें थाना के द्वारा उसको बेल दे दिया गया था, जिसका मनोबल इसके कारण उसका बढ़ा हुआ है। फिर से आपको धमकी दिया गया? फिर से धमकी दिया है कि गोली मार देंगे, जो करना है, जहाँ जाना है। कोई विवाद भी चलता है इससे आपका? जी, कोई विवाद भी है पूर्व में इससे? वही विवाद, एक तो जो हम पे जो जानलेवा हमला किया था, वो जो FIR हुआ हुआ है उसी के कारण। क्या नाम है अभियुक्त का? मुकेश झा। पिता का नाम? प्रभाकर झा। कहाँ का रहने वाला है? सिकंदरपुर बांध का। इसको लेकर के कहीं आवेदन वगैरह सौंपे हैं? सिकंदरपुर थाना को और सिटी एसपी सर को भी सूचना दे दी। जान माल की सुरक्षा को लेकर कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने सर्किट हाउस में विकास मित्रों के साथ समीक्षा बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। रविवार को सर्किट हाउस में बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने जिले के सभी विकास मित्रों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विकास मित्रों को महादलित बस्तियों के अंदर सर्वे करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ विकास रजिस्टर वर्जन 2 का सही अपडेट करने का निर्देश दिया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने बताया कि जिला प्रखंड और अनुमंडल पदाधिकारी और विकास मित्रों के साथ समीक्षा बैठक में विकास रजिस्टर वर्जन 2 में महादलित परिवारों के बारे में विकास, बिजली, जलापूर्ति, शौचालय, सार्वजनिक प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि और स्वास्थ्य सहित 11 बिंदुओं का विवरण सही ढंग से किए जाने का निर्देश दिया गया, जिससे सूबे के महादलित परिवारों तक सरकार की सभी योजना का लाभ मिल सके। आज मुजफ्फरपुर जिला अतिथि गृह में जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और साथ ही बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मेरे कंधों पे जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में काम करने का जो अवसर मिला है, हम आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेता, प्रदेश नेतृत्व को हम कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूं। खास करके आज विभाग के समीक्षात्मक बैठक हमने बुलाई थी, जिसमें जिला के कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सभी लोग मौजूद थे। साथ ही हर पंचायत में विकास मित्र और शहर में वार्ड में विकास मित्र, सभी विकास मित्रों को समीक्षात्मक हमने जानकारी लिया, जो राज्य के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियों में कल्याणार्थ विकास हेतु योजनाएं जो चलाई जा रही है उसमें गति देना है। जैसे जिस अनुसूचित जाति के बस्ती में 100 की संख्या या 500 की पॉपुलेशन है, वहां एक सामुदायिक वर्क शेड देना है जो 29,66,000 रुपये का है। वो पंचायत में 2 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है, राशि की कोई कमी नहीं है। दलित और महादलित बस्तियों में जो सड़क विहीन है उसको सड़क से जोड़ना है, उसको सुगम
मार्ग देना। महाकाल सेवा दल द्वारा एक निजी विवाह भवन के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आज एक निजी विवाह भवन के सभागार में महाकाल सेवा दल द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाकाल सेवा दल के 1600 सेवकों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पंकज जी, गोपाल फलक, डॉक्टर सतीश कुमार साथी, डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, संत पीयूष गिरी, आचार्य दिवाकर झा, सोहन अग्रवाल सहित दर्जनों गणमान्य शामिल हुए। दल के सदस्यों को पदभार दिया गया, जिसमें पुनः अध्यक्ष आकाश चौधरी को बनाया गया। मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह एवं संरक्षक रमेश रत्नाकर, प्रवीण चौधरी, देव मिश्रा, संजीत सचिव अजीत पटेल, प्रकाश चौहान, रामजी महतो, कोषाध्यक्ष उज्जवल सहनी, उपाध्यक्ष अमित चौहान, युवराज चौहान, रवि जायसवाल, कार्यालय प्रभारी दीपक चौहान, साथ ही महिला अध्यक्ष सीमा चंद्रवंशी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रियांशु सिंह, सचिव मोनिका सिन्हा, उपाध्यक्ष दुर्गा, मेघा, आरती, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी को फिर से बनाया गया। सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया। आज महाकाल सेवा दल को सेवा करते हुए बाबा गरीबनाथ के नगरी में 9 साल हुआ है और हम लोग बाबा के सेवा फिर से करें, इसके लिए आज हम लोगों ने अपने पूरे महाकाल सेवा दल के टीम, महिला और जेंट्स टीम के साथ संयुक्त बैठक करके आज हमने नए टीम का गठन भी किया और 21 तारीख को जो पालकी शोभा यात्रा है उसके लिए हम अपने पूरे सदस्य और पदाधिकारी के साथ इसका चर्चा किए कि कितना सुंदर बाबा का हम लोग पालकी निकाले जो शहर में अलौकिक हो और बाबा भव्य तरीके से इस बार पालकी में सवार होकर के 51 रथ शोभा यात्रा में रहेंगे झांकी की, जिसके साथ बाबा पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पे निकलेंगे बाबा गरीबनाथ दरबार में। कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक? सिकंदरपुर सीरी घाट से 3 बजे दिन में निकलेगी, जो कि रात को 9 बजते बाबा गरीबनाथ दरबार पहुंचेगी। रूट क्या रहेगा? सिकंदरपुर सीरी घाट से रानी सती मंदिर, सिकंदरपुर चौक, सरैया गज टावर, जवाहरलाल रोड, छोटी कल्याणी, हरिसावा चौक, देवी मंदिर, पानी टंकी चौक, बंगलामुखी मंदिर, बनारस बैंक चौक, महिला थाना होते हुए डीएन हाई स्कूल होते हुए बाबा गरीबनाथ जी के दरबार की शुरुआत होने जा रही है। और मुजफ्फरपुर जो अब बाबा गरीबनाथ धाम के रूप में भी जगत प्रसिद्ध है, और इस गरीबनाथ धाम में जहां पावन गंगा जल लेकर लाखों कांवड़ियों का दल पलेजा घाट से लेकर मुजफ्फरपुर बाबा के दरबार तक पहुंचता है और उसकी सेवा करने के लिए जिस तत्परता के साथ मुजफ्फरपुर के विभिन्न सेवा दल के सदस्य कार्य करते हैं, उसमें महाकाल सेवा दल की अग्रणी भूमिका है। इसके लिए मैं उन्हें अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बाबा गरीबनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जितने सदस्य हैं सब सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनके परिवार में श्री वृद्धि होती रही। यह आज महाकाल सेवा दल जिसमें मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति है, सदस्यों की उपस्थिति है, श्रद्धालुओं और भक्तों की उपस्थिति है। इस उपस्थिति के पीछे इस मुजफ्फरपुर का सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक वैभव जिस तरह से बढ़ रहा है, इसका प्रमाण है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है,
हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है। और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत पर शहर के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। शंकर सिंह रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बन गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शंकर सिंह की जीत के साथ बीमा भारती की हार पर भी चर्चा हो रही है। बीमा भारती इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 24 साल बाद उनके सिर का ताज छिन गया। रुपौली विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बीमा भारती के नाम था। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि रुपौली उपचुनाव में एनडीए नहीं हारी है बल्कि राजद हारा है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती पिछले 24 साल से वहां का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वहां की जनता ने राजद से खड़े होने के कारण ही उन्हें हराया है और आने वाले 2025 के चुनाव में राजद 24 से ज़्यादा सीट भी नहीं जीतेगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने कहा कि रुपौली की जनता ने राजद के जंगल राज को दोबारा न लाने का मन बना लिया था, जिसका परिणाम बीमा भारती की हार के रूप में देखने को मिला है। देखिए, दो धड़ा देश में काम कर रहा है। एक विकास की धड़ा है, एक विनाश की धड़ा है। विकास की धड़ा में बिहार के नेता नीतीश कुमार जी हैं, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और विनाश की धारा में एनडीए के अलावा जो महागठबंधन लोगों ने बनाया है, जिनके बाबा दादा ने देश को भी लगभग 45 वर्षों तक लूटा और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में बैठे हुए लालू प्रसाद राबड़ी जी के परिवार लूटने का काम किया। तो जो आपने रुपौली की चर्चा किया है, रुपौली एनडीए की जीत है,
महागठबंधन की हार है। वहां महागठबंधन के नेताओं को नकारा है जनता। एनडीए की जीत इस मामले में है, वो सीट एनडीए की थी। जिन व्यक्ति ने वहां अपने आप को साबित करते थे बाहुबलियों के रूप में, वो बाहुबलियों को धाराशाही वहां की जनता ने किया है और किसी न किसी रूप में विकास को चुना है। वो विनाश को बिहार की जनता चुनने के लिए आज भी बाध्य नहीं है और आने वाले दिनों में रुपौली के ही तरह विकास के रूप। भाजपा हार नहीं गई है, हार गई है वहाँ राजद। हमारा एनडीए गठबंधन के थे, हम लोग उस पर कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हारी है राजद, एनडीए नहीं हारी है। राजद के हार से खुश है? नहीं, खुश नहीं है। राजद तो हारना ही है। राजद तो ऐसे भी 177 सीट पर 2024 में हारी है और आप देख लीजिएगा कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें 20 से 22 सीट इनको मिलने वाला नहीं। अच्छा, पुल पर सियासत हो रही है, लगातार जो है विपक्ष बन रहा है कि पुलें गिर रही है बिहार में। देखिए, यह पुरानी पुल था, तकनीकी मामला है, जांच जारी है। हमारी सरकार जो है बहुत ही सजग है। जहां कोई गड़बड़िया है उस गड़बड़िया को दूर करने के लिए अगर कोई दोषी इंजीनियर है तो इंजीनियर को भी हम लोग दंडित कर रहे हैं और कोई दोषी ठेकेदार है तो उनसे हम लोग दोष ठहरा करके उनसे पैसा भी वसूली करेंगे। महाकवि राम इकबाल राकेश स्मृति समिति द्वारा राकेश स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति के तत्वाधान में आमगोला के शुभानंदी में महाकवि राकेश स्मृति पर्व के आयोजन में राकेश जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद BRABU की भूतपूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिन्हा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि उत्तर छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि राम इकबाल सिंह राकेश जितना शास्त्र से जुड़े थे उतना ही लोक से जुड़े थे। जहां उन्होंने मिथकीय तत्वों को अपना काव्य उपजीव बनाया, वहां उनके काव्य में महाकाव्यात्मक औदत्य दृष्टि गोचार होता है। और जहां उन्होंने गांव, कृषक, मजदूर, वहां के पशु पक्षी, खेत खलियान और फसलों का वर्णन किया है, वहां लगता है कि संपूर्ण भारतीय गांव का लोक उजागर हो उठा है। अपने विशुद्ध और मूल रूप में राकेश जी को शास्त्र तथा संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों का ज्ञान था, जिसका उपयोग उन्होंने अपने साहित्य के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में किया है। लोक जीवन से वे प्रभावित थे, तभी तो उनके लेखन की जड़ बहुत गहराई तक पहुंचती है। विषय परिवर्तन करते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि मानवीय मूल्यों के तेजी से विघटित होते हुए समय में राकेश जी की कविताएं हमें संवेदनशील बनाती है। वे शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ के आग्रही थे। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति के वैभवशाली और शाश्वत सत्य को उकेरती है। आज उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश जी की जयंती है। राम इकबाल सिंह राकेश भाषा सिद्ध, भाव संपन्न, एक ऐसे शौर्य, पराक्रम, संस्कार, संस्कृति और उदात्त भाव के रचनाकार थे जिन्हें आज के समय में, इस बिगड़े हुए समय में, जबकि साहित्य के प्रति दिनानुदिन तथाकथित लेखकों की भी रुचि कमती चली जा रही है, पाठकों की संख्या घटती चली जा रही है, जबकि सृजन जमकर हो रहा है, खूब हो रहा है, ऐसे में राम इकबाल सिंह राकेश के साहित्य को पढ़ने का अर्थ है एक अच्छी और मजबूत भाषा से आप परिचित होते हैं। वे पीढ़ियों को संस्कारित करने की क्षमता रखने वाले बड़े कवि थे। यद्यपि उन्होंने घोषित रूप से किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया, लेकिन महाकाव्यात्मक औदात्य से भरी हुई कई ऐसी रचनाएं हैं, भले ही वे लंबी कविता हो, जैसे निराला ने राम की शक्ति पूजा का सृजन किया, वैसे ही हिमालय अभियान, मानसरोवर जैसी लंबी कविता, लेकिन इन कविताओं में जो पृष्ठभूमि है, जो भाव है, अंतर। साहित्यकार संजय पंकज को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने उनकी स्मृतियों को निरंतर जीवित रहने का काम किया है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस कद के बड़े कवि थे राम इकबाल सिंह राकेश, वैसी पहचान उनको
नहीं मिली। नंद किशोर नवल जो बड़े आलोचक थे, उनसे मैंने उनके विषय में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप का अगला काव्य संकलन कब आ रहा है, तो वे फूट फूट कर रोने लगे थे और उन्होंने कहा था कि जब आपने मुझे टोक दिया है तो मैं इसे अपनी पांडुलिपि लेकर इलाहाबाद जाऊंगा और प्रकाशित रूप में ही उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा। और इस संबंध में आलोचक नंद किशोर नवल की भी भूमिका सराहनीय है। उन्होंने आने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर उम्मीदवार विभात कुमार सिंह ने कहा कि रुपौली की तरह यहां भी परिणाम आएगा। शहर के एक निजी सभागार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन के लिए विभात कुमार सिंह ने कहा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बाहरी उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं। रुपौली विभात कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उपचुनाव के जैसा परिणाम तिरहुत स्नातक उपचुनाव में आएगा। तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड द्वारा पार्टी प्रवक्ता अभिषेक कुमार झा को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता विभात कुमार सिंह ने कहा कि विधान परिषद के सीट पर तत्कालीन विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को सभी बिरादरी के मतदाताओं ने वोट किया था। फिर पार्टी को क्या मजबूरी हुई कि बाहरी उम्मीदवार जिसे कोई जानता तक नहीं, वैसे प्रत्याशी को उम्मीदवार तय करना न्याय उचित नहीं है, जिससे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातकों में घोर आक्रोश है। टिकट देने का पैमाना यदि जदयू यही तय कर चुकी है तो इस क्षेत्र से एक से बढ़कर एक विद्वान एवं राजनीतिक लोग तिरहुत के इस जमीन पर हैं, फिर बाहरी उम्मीदवार भेजने की जदयू की क्या मजबूरी है, यह नेतृत्व को बताना चाहिए। समता पार्टी के संघर्ष को याद दिलाते हुए श्री सिंह ने कहा कि जदयू ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया कि संघर्ष के साथियों पर उन्हें भरोसा और विश्वास नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि तिरहुत के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अभिषेक झा का क्या योगदान है, यह बताना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रुपौली उपचुनाव जैसा ही परिणाम तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में भी आएगा। जो हम लोग की आज का जो संवाददाता सम्मेलन हम लोग बुलाए है, इसमें जो जनता दल यू के द्वारा जो अभिषेक झा जी को बाहरी उम्मीदवार को जो दिया गया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और अगर वही तरह से बाहरी लोगों को दिया गया तो उसका हश्र रुपौली वाले उपचुनाव का होगा। तो यहाँ पर समता पार्टी काल से नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि समता पार्टी के काल से यहाँ बहुत सारे साथी हैं जो बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और यदि देने का पैमाना ही अगर यही था तो ब्राह्मण समाज में यहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा एमएलसी इस पद पर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं, तो उसके देने के बजाय यहाँ हरेंद्र जी हैं, हरिओम कुशवाहा जी हैं, नरेंद्र पटेल हैं, श्याम कल्याण जी बैठे हुए हैं जो प्रमुख भी रहे हैं और दलित समाज से इनका अच्छा पकड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग थे जिनको दिया जा सकता था, लेकिन एक बाहरी आदमी को, जो आदमी इस इलाके का कोई जानता नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं यह लोग नहीं जानता है, कभी वो दरभंगा कहते हैं, कभी वो मोतिहारी कहते हैं, फिर पता नहीं इस बार कहाँ के कहेंगे वो, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। वो आवेंगे तो उनका विरोध होगा और उनका हश्र रुपौली उपचुनाव वाली उनकी होगी। चुनाव लड़िएगा? आप चुनाव लड़िएगा? अगर वो कैंडिडेट रहेंगे तो कोई न कोई तो चुनाव लड़ेगा ही। अगर पार्टी, अगर एनडीए अगर कोई बेहतर कैंडिडेट अगर नहीं दिया तो कोई न कोई लड़ेगा, जो समाज से बीच होगा, जो रहने वाला होगा, जिसका कोई योगदान होगा तिरहुत में। आप दावेदारी कीजिएगा? ये निर्भर करता है कि अगर अभिषेक झा जैसे लोग लड़ेंगे तो दावेदारी होगी। विरोध होगा? विरोध तो होगा कि रुपौली वाला हाल होगा। होने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक क्षेत्र का
पद खाली हो गया था, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर के डॉक्टर विनायक गौतम ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी बनने का ऐलान किया था। तिरहुत प्रक्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिला में रविवार को डॉक्टर विनायक गौतम ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग। मुजफ्फरपुर में ऑफिशियली ये हम लोग का पहला ऑफिस कार्यालय जो है वो आज खुला है, आज शुरुआत हुई है और आशा रखते हैं कि इसके बाद में कम से कम हर वार्ड के हिसाब से हम लोग एक छोटा छोटा कार्यालय हर जगह पे रहेगा, ताकि हम लोग चिन्हित कर सके कि हर जगह स्नातकों, शिक्षकों और डॉक्टर जितने भी हैं उन सब की क्या क्या दिक्कतें हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि सारे स्नातक जो हैं वो मैक्सिमम संख्या में वोटर बन सके। तो जितने वोटर बनेंगे उतना ही वो मुझ तक पहुंचेंगे और उतना ही वो अपनी आवाज़ उठा सकेंगे। अपना जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू जो कि अभी नीचे में बोला भी गया कि आखिर जो स्नातक है उनके लिए आप क्या करेंगे, तो पिछले पीसी में भी मैंने बोला था और फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग का सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि एक तो शिक्षा का स्टैंडर्ड कैसे चेंज हो। तो शिक्षा का स्टैंडर्ड शिक्षकों से होगा। शिक्षकों को पेमेंट जो मिल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अनुसार से मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर टीचर प्राइवेट क्यों जा रहे हैं, सरकारी के साथ में प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को उतना पैसा नहीं मिल रहा है जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ सारा स्कूल में ही टाइम दे सके। डेफिनेटली बड़े अच्छे जो पास आउट हैं JNU या फिर DU के पास आउट है वो यहाँ तभी आएंगे जब वेतन सैलरी अच्छा होगा। प्लस अगर अच्छी सैलरी होगी तो यहाँ से ही एजुकेशन लेंगे। अभी तत्काल तो देखा जा रहा है किसी जो स्टूडेंट्स उनका पलायन हो रहा है। मेरा ही बेटा जो है वो आज के डेट में कोटा में LN में पढ़ रहा है। अभी कल बात हो रही थी, श्यामनंदन यादव जी से बात हो रही थी, तो बातचीत में ऐसे ही उन्होंने बताया कि उनके लड़के को पूरा बाहर में जो पढ़ा रहे हैं तो बहुत पैसा लग रहा है। जितना कि एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने में लगता है उतना आज के डेट में बच्चों को पढ़ाने में लग रहा है। तो आखिर हमारे बिहार के शिक्षा का इतना स्टैंडर्ड खराब क्यों है? इसी के कारण में हमारे स्नातकों को नौकरी नहीं मिल पाती है। अगर आप स्नातक बना रहे हैं तो उसके साथ में एटलीस्ट स्किल भी आप दीजिए, आप स्किल को डेवलप करवाइए। हमसे अभी देखा गया है कि कुछ लोग खानदानी जो स्किल ग्रेजुएशन कर लेते हैं फॉर नेम से, लेकिन उसके बाद में जो खानदानी स्किल है उसी पर डिपेंड करके और कमाई कर रहे हैं। अब जिनके पास में पार्टी का जो योगदान जो है वो बड़ा होता है, वैसे में अगर NDA का समर्थन आपको नहीं मिलता क्या करेंगे, क्योंकि नए नाम भी सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस इलेक्शन में जो वोटिंग होती है उसमें कहीं पर भी किसी भी पार्टी का सिंबल रहता है और घोषित रूप से एक सपोर्ट दिया जाता है। और स्नातक भेड़ बकरी नहीं है कि उनको एक दिशा में किसी जाति और किसी सीमा के अंदर में बांध दिया जाए। हर स्नातक के अंदर में एक प्रबुद्ध इंसान बैठा हुआ है जो ऑलरेडी एजुकेटेड क्लास है। तो एजुकेटेड क्लास को आप बगला नहीं सकते हैं ज्यादा दिन तक। डेफिनेटली 1.5 साल के बाद में फिर इलेक्शन है। आपको इस 1.5 साल के अंदर में जो आप काम करेंगे उसी के आधार पर अगली बार में आपको वोट के रूप में इनाम मिलेगा। इस बार तो डेफिनेटली आपकी शिक्षा और आपके संस्कार और आपका बैकग्राउंड ये डेफिनेटली काम आएगा। हम कैसे मान लें कि अगर अंबानी है तो उनका बेटा आज के डेट में बिजनेस में अच्छा निकलता है, लोग कहेंगे कि अंबानी का बेटा ही को क्यों मिल रहा है, वो अधिकार है मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए हम एजुकेटेड है या फिर हमने अपने परिवार में देखा है ये, तो डेफिनेटली उसका फायदा हमें मिलेगा, हमें फायदा मिलेगा। रुपौली में देखिए ना पार्टी का सपोर्ट मतलब सबसे बड़ा मुद्दा जो है, दो ऐसे मुद्दे जिसको लेकर डॉक्टर विनायक गौतम लोगों की पसंद बन सके, क्यों वोट करें लोग? शायद 365 दिन में 360 दिन 20 सालों में, पिछले 20 सालों में लोगों ने देखा होगा कि एज ए डॉक्टर, एज ए रेडियोलॉजिस्ट, अगर मान लीजिए मेरे आने से पहले मेडिकल कॉलेज में 250 अल्ट्रासाउंड होता था और कैंसर पेशेंट जो है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।